भारतीय संविधान की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे संसद में पारित होने वाले विधेयक। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने संसद में पारित होने वाले साधारण विधेयक के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि साधारण विधेयक किस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास जाता है और वो अंतिम रूप से ये कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आज की कक्षा में हम लोग धन विधेयक, वित्त विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन कौन से सवाल है जो आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं वित्त विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है, तो वहीं धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। अगर बहुत गहराई से जाने तो दोस्तों, जो वित्त विधेयक की बात अभी हमने किया, तो वित्त विधेयक के अंतर्गत ही बजट का भी उल्लेख आता है। हालांकि बजट का उल्लेख संविधान में किसी डायरेक्ट रूप में प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो वित्त विधेयक है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है, उसी में बजट का उल्लेख किया गया है अप्रत्यक्ष रूप से। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम लोग जान लें कि धन विधेयक क्या है, तो दोस्तों धन विधेयक जिसे अंग्रेजी में मनी बिल कहते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। और धन विधेयक की अगर परिभाषा देखी जाए तो ऐसा कहा गया है जिसमें कर संबंधी प्रावधान हो, जिसमें कर संबंधी प्रावधान हो वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों? ऐसा विधेयक जिसमें कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार और परिवर्तन का प्रावधान है, वो धन विधेयक में आएगा। और दोस्तों, भारत सरकार की या संघ की जो संचित निधि होती है, उसमें धन निकालना और जमा करना, धन को निकालना और जमा करना किसमें? भारत की संचित निधि में। और दोस्तों, जो भारत सरकार की जो आकस्मिक निधि है, उसकी अभिरक्षा करना जैसे विषय किस विधेयक के अंतर्गत आते हैं? धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तो इतने बिंदु जहां आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, आप समझ लीजिएगा वह विषय धन विधेयक का है। दोस्तों, धन विधेयक वास्तव में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जी हाँ, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फिर अनुच्छेद 109 के तहत इसे राज्यसभा में चर्चा के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से। फिर इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 109 के अंतर्गत। तो इतना तथ्य क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि राज्यसभा के संशोधन की सिफारिश, राज्यसभा के संशोधन की सिफारिश का अधिकार है। दोस्तों, जो धन विधेयक है, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार नहीं है। सिर्फ उसका जो अधिकार है वह सिफारिश का अधिकार है, वह सिफारिश कर सकती है। लेकिन जो लोकसभा है, इस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों, सवाल पूछा जाता है और ये सवाल IAS 2013 में आ चुका है। IAS 2013 में यह सवाल आ चुका है कि राज्यसभा के संशोधन की सिफारिश, राज्यसभा धन विधेयक के मामले में संशोधन की सिफारिश का अधिकार रखती है, लेकिन लोकसभा इस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों, अगला बिंदु देखें तो
यूएसए का जो सीनेट है वह धन विधेयक के मामले में पहले सदन जैसा अधिकार रखती है। दोस्तों, जो अमेरिका में सीनेट है, जो अमेरिका का ऊपरी सदन है, वह सबसे शक्तिशाली सदन माना जाता है अमेरिका में। दोस्तों, पीजीटी 2013 में आया हुआ सवाल है, अमेरिका का ऊपरी सदन किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका में जो ऊपरी सदन है वह सीनेट के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका का जो ऊपरी सदन है, सीनेट है, वह बहुत पावरफुल है, वह शक्तिशाली है। किसके सापेक्ष, किसकी तुलना में? अमेरिका का जो निचला सदन है, मतलब जो प्रतिनिधि सभा है, उसकी तुलना में सीनेट शक्तिशाली है। यही सवाल प्रवक्ता 2013 में आया था। तो दोस्तों, यूएसए का सीनेट धन विधेयक के मामले में पहले सदन के समान अधिकार रखता है। पहला सदन कौन सा है? प्रतिनिधि सभा। दोस्तों, जब बात संसदीय शासन की आती है, जब संसद की आती है, तो हम अमेरिका के साथ साथ इंग्लैंड से तुलना जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से ही हमने संसदीय शासन को अपनाया है। तो इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स 1 माह तक धन विधेयक को रोक सकती है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वह ऊपरी सदन है, वह उच्च सदन है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वह निचला सदन है। हाउस ऑफ कॉमन्स इंडिया के लोकसभा जैसा है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंडिया के राज्यसभा जैसा स्वरूप है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड्स 1 माह तक धन विधेयक को रोक सकता है, जबकि भारत का जो द्वितीय सदन है, राज्यसभा है, उसके बारे में अगर हम देखें तो दोस्तों वह 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। लेकिन 14 दिन के बाद अगर वह धन विधेयक को वापस नहीं करती है, रोके रखती है, तो यह मान लिया जाता है कि वह विधेयक पास हो चुका है। तो दोस्तों, अब धन विधेयक के बारे में और देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इस पर अंतिम निर्णय अगर कोई करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर ही अपने हस्ताक्षर द्वारा यह प्रमाणित करता है कि यह विषय धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। तो दोस्तों, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? स्पीकर का होता है। और जो धन विधेयक होता है वह कैसा विधेयक होता है? या सरकारी विधेयक है या गैर सरकारी विधेयक है? दोस्तों, धन विधेयक वास्तव में सरकारी विधेयक है और इस विधेयक को कोई सांसद प्रस्तुत कर सकता है या नहीं? तो दोस्तों, इस विधेयक को सांसद कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता, इसे मंत्री ही प्रस्तुत करता है। कहने का आशय है, धन विधेयक को मंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य ही लोकसभा में प्रस्तुत करता है। दोस्तों, अब विनियोग विधेयक की बात करें तो विनियोग विधेयक अनुदान संबंधी मांगे हैं, जिसमें सभी धन विधेयक की श्रेणी में आते हैं और इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा के अंदर रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तथ्य रहा विनियोग विधेयक के बारे में। अब कुछ अतिरिक्त तथ्य जानने का प्रयास करेंगे हम। राज्यों में दोस्तों जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, उस समय जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्य का खर्च चलाने के लिए विनियोग विधेयक या बजट कौन पास करता है? संसद पास करता है। राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस दशा में राज्य का खर्च चलाने के लिए जो विनियोग विधेयक या बजट पारित होता है उसे कौन पारित करता है? संसद पारित करता है। दोस्तों, अब बात आती है कि धन विधेयक, वित्त विधेयक
में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, इसे हम एक लाइन में समझने का प्रयास करेंगे और यह बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। दोस्तों, सवाल पूछा जाता है, क्या वित्त विधेयक धन विधेयक है? तो दोस्तों, जो वित्त विधेयक होता है वह धन विधेयक नहीं होता है, बल्कि जो धन विधेयक होता है वह वित्त विधेयक होता है। तो सवाल पूछ लिया जाता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है? जी हाँ, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होता है? बिल्कुल गलत। वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। क्या साधारण विधेयक वित्त विधेयक होता है? बिल्कुल सही। साधारण विधेयक वित्त विधेयक होता है या हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये ग्राफ, ये आप फार्मूला याद किए रहिए, आपको कहीं भी ये पॉइंट कंफ्यूज नहीं करेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों ही राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जी हाँ, वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होती है। दोस्तों, वित्त विधेयक फाइनेंस बिल की अगर बात करें तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। सामान्यतः जब कोई सवाल पूछता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में प्रत्यक्ष रूप से बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में अनुच्छेद 112 में, जिसमें वित्त विधेयक है, ऐसा मान लिया गया है कि इसी में बजट का प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है, जिसमें पूरे एक वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात कही गई है। इसी से दोस्तों बजट को जोड़ा जाता है। और बजट की बात करें तो दोस्तों, बजट फ्रांसीसी शब्द बजट से बना है। बजट फ्रांसीसी शब्द बजट से बना है। इसका तात्पर्य क्या होता है? चमड़े का थैला। जी हाँ दोस्तों, बजट फ्रांसीसी शब्द बजट से बना है, जिसका तात्पर्य है चमड़े का थैला। विश्व में सर्वप्रथम या पहली बार ब्रिटिश वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपुट ने पहला बजट प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 1733 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1733 में दुनिया का पहला बजट ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपुट द्वारा प्रस्तुत किया गया। जबकि भारत की बात करें तो भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। जेम्स विल्सन द्वारा, इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक कहा जाता है। जेम्स विल्सन भारत में बजट के जनक कहे जाते हैं। जेम्स विल्सन ने जब बजट प्रस्तुत किया, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो दोस्तों, ये अतिरिक्त तथ्य रहा। अनुच्छेद 112 से लेकर 117 तक में वित्त विधेयक फाइनेंस बिल का प्रावधान किया गया है। यहाँ तक वित्त विधेयक का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में आय व्यय का विवरण रखवाएंगे। राष्ट्रपति महोदय एक वर्ष का जो लेखा जोखा होता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में रखवाएंगे।
दोस्तों, वित्त मंत्री जो बजट प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से बजट को लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। और दोस्तों, बजट का प्रावधान, जो बजट है इसके प्रावधान की बात करें तो दो रूप में भारत के संचित नीति पर भारित व्यय और भारत की संचित नीति पर अभारित व्यय, दो रूप में हम लोग इसका वर्णन देखते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन लोग हैं जिनका व्यय भारत की संचित नीति पर है और जिनका व्यय भारत की संचित नीति पर नहीं है। भारत की संचित नीति पर जो भारित व्यय है उसके अंतर्गत कौन कौन अधिकारी हैं? राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति, CAG कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, उसके कर्मचारियों का वेतन और भत्ता, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल के कर्मचारियों का वेतन भत्ता और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, UPSC संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके कर्मचारियों का वेतन और भत्ता। इतने अधिकारी हैं दोस्तों जिनका व्यय जो होता है, वेतन जो होता है किस पर भारित होता है? भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर। और इन विषयों पर, इन अधिकारियों के विषय पर संसद में सिर्फ और सिर्फ बहस हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ बहस हो सकती है और मतदान नहीं हो सकता। अब दूसरे कैटेगरी के उन अधिकारियों की बात करें जिनकी संचित नीति पर अभारित व्यय है, जो कि संचित नीति पर जिनका व्यय नहीं होता है। संचित नीति पर भारित व्यय के अलावा सरकार का जो अन्य खर्च होता है दोस्तों, वह अभारित व्यय के अंतर्गत आता है। जितने अधिकारी हैं, इन अधिकारियों के अलावा अन्य कोई अधिकारी का नाम दिख जाएगा तो वो आप समझ लीजिएगा वो भारत की संचित नीति पर अभारित व्यय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, अगर आप एक टेबल याद कर लेते हैं, ये वाला पैराग्राफ याद कर लेते हैं, तो यहाँ का आंसर आप निकाल लेंगे। और भारत की संचित नीति पर जो अभारित व्यय है दोस्तों, इसमें बहस के साथ साथ मतदान भी होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहस भी हो सकता है और मतदान भी हो सकता है। अब भारत की संचित नीति की बात करें तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, इसका उल्लेख अनुच्छेद 113 में है। और इसमें क्या कहा गया है कि भारत सरकार करों एवं ऋणों से प्राप्त आय एक निधि में एकत्र करेगा। कि मान लीजिए एक निधि है जो भारत सरकार के कर हैं, ऋण है, उससे जो प्राप्त होने वाली आय है उसको एक निधि में, एक फंड में एकत्र करेगा। इसी को भारत की संचित निधि कहते हैं। और इस संचित निधि से धन निकालने के लिए सरकार को विनियोग विधेयक पास कराना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, संचित निधि से सरकार मनमाने धन नहीं निकाल सकती है। इसके लिए उसे धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक जैसा प्रस्ताव पास कराना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में अध्ययन किया।